अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। इन खबरों के बीच सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार चलाने वाले अशरफ गनी की सत्ता इतनी कमजोर थी कि अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान के सामने अफगानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इतनी आसानी से सरेंडर करने का मतलब क्या है? इसके पीछे किसकी नाकामी है? क्या अफगानिस्तान की सेना इतनी गैर गुजरी थी कि तालिबान के आतंक के सामने बस कुछ ही दिनों में घुटने टेकने को मजबूर हो गई? या फिर अमेरिका के दोगलेपन ने अफगान सेना के जवानों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया? इन बदले हालातों के साथ भारत क्या करेगा? क्या भारत तालिबान से बात करेगा या तालिबान को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएगा? और भारत कैसे अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखकर वैश्विक शक्तियों से लड़ने की रणनीति तैयार करेगा? वो सब बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि पलायन करते लोगों की इन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है। किसकी नाकामी ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के लोगों को शरणार्थी बनाने की तरफ ढकेल दिया। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आपको सही और सटीक जानकारी निकाल कर दे ताकि आप पूरी तस्वीर को अच्छे से समझ सकें। आज के हालात ये हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। यूएई में उन्होंने शरण ली है और एक वीडियो संदेश में कहा है कि वो लौटकर अफगानिस्तान आएंगे। Ilamantiam sedaga de naumidai au maisishpi bashir terjera khatmishi au Afghanistan। अब अफगानिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे ये तो अशरफ गनी को सोचना है और अफगानिस्तान की जनता को भरोसा करना है या नहीं करना है अपने नेता पर। लेकिन हम भारत के नजरिए को ध्यान में रखकर अफगानिस्तान के हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है जो जाति, धर्म, समुदाय और भाषा में बटे समाज को एक साथ लेकर चलता है, क्योंकि इस देश को बनाने वाले गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं की दीवानगी, सादगी और रणनीतिकारों ने मिल बैठकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जिसकी गांठों को खोलना अब इतना आसान नहीं रह गया है। एक बार फिर से हम अपने भारत के उस मैप पर चलते हैं जिसकी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ 2900 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत साझा करता है। इस पाकिस्तान की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा लगती है और इसी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा जमा लिया। इसकी गवाही प्रेसिडेंट पैलेस में तालिबानी लड़ाकों की मौजूदगी बताती है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का राज हो गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि तालिबान सीधे काबुल कैसे पहुंच गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से देखिए। ये भारत है। भारत ईरान के चाबाहार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं देगा। ऐसे में भारत ने ईरान के चाबाहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता बना रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते काम रुका हुआ है। जबकि भारत का प्लान चाबाहार पोर्ट से अफगानिस्तान की सीमा से लगते जहादेन तक यानी कि 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का है, जिसको मार्च 2022 तक पूरा करना था। इसके पीछे भारत की सोच पाकिस्तान को बाईपास करना भी है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते सब कुछ खटाई में पड़ गया। एक तरफ जब जहादेन से भारत अफगानिस्तान में घुसने का काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान से सीमा साझा करने वाले हेरात में तालिबान फिर से अफगानिस्तान में रूल करने का प्लान तैयार कर रहा था। इस प्रांत में 2001 से इस्माइल खान की सत्ता थी, लेकिन तालिबान की वापसी हुई तो सबसे पहले इस्माइल खान ने सरेंडर कर दिया। इसके पीछे माना जाता है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसलिए अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान तालिबान को संरक्षण देता आया। और जब तालिबान की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हुआ तो उसने सिर्फ हेरात को अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि दूसरा प्रांत कंधार को अपने कब्जे में लिया। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। वैसे अफगानिस्तान से 2430 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान साझा करता है, जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है, और तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर है। पाकिस्तान के चमन से लगने वाले कंधार प्रांत को तालिबान का गढ़ माना जाता है, जिसको संरक्षण देने के साथ फंडिंग भी करता था। इसके बाद तालिबान ने जलालाबाद को अपने कब्जे में लेने का काम किया, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बगल में बसता है। और फिर मजार शरीफ जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान से लगती। इन प्रांतों को मैप में देखिए।
क्योंकि इन सब के बीच में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इस घेराबंदी के साथ तालिबान काबुल की तरफ तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे तालिबान से आतंकित लोग काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि तालिबान ने काबुल में चढ़ाई नहीं करने का भरोसा दिया था। और जब 15 अगस्त को भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब काबुल में तालिबान कब्जा कर चुका था। देखते ही देखते तालिबान लड़ाके प्रेसिडेंट पैलेस में घुस गए। ये सब कुछ अफरा तफरी के बीच शांति से हो रहा था। प्रेसिडेंट पैलेस के पास अमेरिका की एम्बेसी है। काबुल तक तालिबान की पहुंच होने के बाद अमेरिका ने अपने लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद ली, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो तस्वीर भी आई जब अमेरिका अपने लोगों को निकाल कर ले गया। इन हालातों के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, डेनमार्क समेत कई देशों ने अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी और अपने लोगों को काबुल के जरिए बाहर निकालने में जुट गए। वैसे अमेरिका ने साफ किया है कि जब तक अमेरिका अपने लोगों को निकाल नहीं लेगा, तब तक अफगानिस्तान से सेना की वापसी नहीं होगी। Over the coming days, we intend to transport out thousands of American citizens who have been living and working in Afghanistan. We'll also continue to support the safe departure of civilian personnel, the civilian personnel of our allies who are still serving in Afghanistan. काबुल एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि तालिबान का खौफ ऐसा है कि लोग वहां से किसी भी हाल में निकलना चाहते हैं। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि उनके हितों को तालिबान संरक्षित कर पाएगा, मानवाधिकारों की चिंता करेगा। इसी डर ने लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर किया और दूसरे देशों में शरणार्थी वाला जीवन जीने के लिए समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि जो लोग तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कौन शरण देगा? इन हालातों के बीच अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी में बहुत से अफगानी नागरिकों ने भारत का वीजा अप्लाई किया है। इसके बाद भारत सरकार ने हिंदू और सिखों को निकालने का भरोसा दिया है। ऐसे संकट के बीच भारत ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जब बांग्लादेश बना, उससे पहले पाकिस्तान के आतंक से परेशान लोगों को भारत में शरण दी। अब इन हालातों के बीच कई और देशों ने अफगानिस्तान के लोगों को शरण देने के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल तालिबान से लोग इसलिए आतंकित हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने 1996 से 2001 तक आतंकिस्तान देखा है, खून खराबा देखा है, क्योंकि तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया था। लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया, महिलाओं को बाहर निकलने से रोक दिया, महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया, पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना जरूरी कर दिया, हत्या के जुर्म में फांसी की सजा और चोरी के जुर्म में अंग काटने का तालिबानी कानून लागू कर दिया। तो क्या तालिबान वैसी ही हुकूमत करेगा? इसी सवाल के डर से लोकतांत्रिक के जीवन के पैरोकार तालिबान के आतंक से बचने के लिए अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। वहीं दोहा में बैठे तालिबानी शासकों ने कहा कि वो लोगों की सेवा करने के लिए हुकूमत में आए हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी, उनका सम्मान, उनके अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का तालिबान स्वागत करने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ हेरात के अंदर एक यूनिवर्सिटी में 60% महिलाएं पढ़ाई कर रही थीं, जिनको तालिबानी लड़ाकों ने वापस घर जाने को बोल दिया। नौकरी पेशा महिलाओं को अपनी नौकरी पुरुषों को सौंपने का आदेश दे दिया और कह दिया कि अब महिलाओं को घर से बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। वहीं टीवी मीडिया में काम करने वाली महिला एंकर खदीजा अमीन और शबनम दावरान को निकाल दिया गया। विदेशी शो बैन कर दिए गए। बाजारों में लगे महिलाओं के पोस्टरों पर काली पोत दी गई। बुर्का की डिमांड फिर से बढ़ गई। इससे पहले अफगानी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के हेड की हत्या की जिम्मेदारी तालिबान ले चुका है। यही वो डर है जो अफगानिस्तान के लोगों को तालिबानी हुकूमत से डराता है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने कई जगहों पर लड़कियों को किडनैप किया है। कई जगहों पर लड़कों को तालिबानी लड़ाई में झुकने के लिए उठाया गया है और कई पूर्व अधिकारियों को किडनैप किया गया है, क्योंकि इनके हिसाब से पूर्व अधिकारी गद्दार थे। वैसे अमेरिका को भरोसा था कि तालिबानी लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार की गई अफगानिस्तानी सेना के 3,50,000 सैनिक
अपने देश को तालिबान से बचाने में सक्षम हैं, क्योंकि उनको अमेरिका ने ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। It is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. तो फिर तालिबान इतनी आसानी से अफगानिस्तान में कब्जा जमाने में कैसे कामयाब हो गया, जबकि यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तालिबान को अफगानिस्तान में कब्जा करने में करीब 3 से 4 महीने तक का समय लग सकता, लेकिन कुछ चंद हफ्तों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बड़ी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया, क्योंकि अफगानी सेना तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दी गई और उनके ही गोला बारूद हथियारों को अपने कब्जे में लेते गए और आगे बढ़ते गए, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना 3,50,000 के करीब थी। तालिबानी लड़ाके करीब 80 से 85,000 बताए जाते हैं। तो फिर इतनी आसानी से अफगानिस्तानी सेना ने हथियार क्यों डाल दिए? इसके पीछे अमेरिका की नाकामी है, जिसने अलकायदा के बहाने अफगानिस्तान में 2001 में युद्ध छेड़ा, तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका और अमेरिका के आधिकारिक डेटा के मुताबिक साल 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल 822 अरब डॉलर खर्च किए। 2001 में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से 2300 से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में जान गंवा चुके हैं, जबकि 20,660 सैनिक लड़ाई के दौरान घायल हो चुके हैं। इसी आंकड़े ने अमेरिका को अपने पैर खींचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका समझ चुका था कि वो तालिबान से गुरिल्ला युद्ध में नहीं जीत पाएगा। ऐसे में अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत के टेबल पर आ गया और उसके साथ हाथ मिलाकर अपनी सेना की वापसी का रास्ता साफ कर दिया। एक तरह से अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ अमेरिका ने समझौता कर लिया। इसी समझौते ने अफगानिस्तान की सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया, क्योंकि अफगानिस्तानी सेना ने जब देखा कि अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए जिन अफगानियों को तैयार किया, उसी तालिबान के साथ अमेरिका ने पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तब तालिबान के साथ एक पीस डील साइन कर हाथ मिला लिया। इस धोखेबाजी ने अफगानिस्तान के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। उनको लगा कि हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा है। और जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ तस्वीर बदली, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने देश छोड़ दिया। जबकि इसके पीछे अशरफ सरकार का भ्रष्टाचार, उनकी सत्ता न चला पाने की नाकामी और तालिबान से डर ने अशरफ गनी के पैर अफगानिस्तान में नहीं जमने दिए और इसीलिए वो भाग खड़े हुए। ऐसे में सवाल आपके मन में होगा कि अमेरिकी ट्रेनिंग के साथ तैयार किए गए सैनिकों में इतना भी आत्मबल नहीं था कि अपने देश के अपने लोगों के लिए तालिबान से लड़ पाते। तो बात बहुत साफ है कि जब सत्ता ने ही तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, तो फिर सैनिक किसके इशारे पर तालिबान से लड़ते? इस बीच अफगान सैनिकों के साथ तालिबान नेगोशिएट करता गया। उनको लालच देता गया कि अगर तालिबान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे तो तालिबान आपको और आपके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही कोई सजा देगा। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर तालिबान ने अफगान सैनिकों को सरेंडर करने को मजबूर करता गया और उनके हथियार, गोला बारूद सब अपने कब्जे में लेता गया। वहीं कंधार में अफगान सैनिकों को भरोसा दिलाने के लिए लेजर पासर डॉक्यूमेंट दिए गए, जिसमें लिखकर इस बात का भरोसा दिया गया कि सरेंडर करने वाले सैनिकों को सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। वो इस पास को दिखाकर तालिबानी चेक पोस्ट से सुरक्षित निकल सकते हैं। उनके साथ तालिबान किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। इस भरोसे ने अफगानिस्तानी सैनिकों को तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ने से रोक दिया और तालिबान के सामने सरेंडर करने को मजबूर किया, क्योंकि उनको अपने परिवार की सुरक्षा के साथ खुद की सुरक्षा दिखाई दी। अफगान सैनिकों को लगा कि जब अफगानिस्तान में सरकार ने ही सरेंडर कर दिया, तो फिर अपनी जान के लिए खुद का सिर झुकाने से अगर जान बच जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। वैसे अमेरिका ने दावा किया है कि वो अफगानिस्तानियों की लड़ाई लड़ने नहीं गया था, बल्कि वो 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। Manifestly not Saigon. The fact of the matter is this: we went to Afghanistan 20 years ago
with one mission in mind, and that was to deal with the people who attacked us on 9/11. And that mission has been successful. We brought bin Laden to justice a decade ago. अब अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया, उसके बाद से अमेरिका अफगानिस्तान में कर क्या रहा था? उसका जब काम 2011 में पूरा हो गया था, तभी उसे वहां से निकल जाना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे का खेल कुछ और भी है। 2019 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने $6.4 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में खर्च किया है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग सीधे युद्ध में मारे जा चुके हैं। सोचिए, इतना सारा पैसा जो अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसको बेवजह की लड़ाइयों में झोंका जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम लड़ाइयों में कोई देश क्यों लगाता है? इसके पीछे लोगों के मानवाधिकारों की लड़ाई भी शामिल है। अब अगर इसको एक तरफ रख दें तो इसके पीछे एक दूसरी नीति भी काम करती है, जो लड़ाइयों को लंबे समय तक खींचती है। इसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों की लॉबिंग होती है, जो सरकारों को बताती हैं कि कैसे युद्ध में जाना है, कैसे किसका दोहन करना है और फिर कैसे उससे निकलना है। वैसे अफगानिस्तान में बदले हालातों के बीच अब दुनिया के देश काबुल से अपनी एम्बेसी हटाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन, पाकिस्तान और रूस ने तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके पीछे इन देशों की मंशा क्या है? क्या इन देशों के साथ चीन अपनी चाल चल रहा है? क्योंकि चीन वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से रास्ता निकलता है, जिसका विरोध भारत करता है। लेकिन सवाल अफगानिस्तान का है, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चीन वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को साझेदार बनाना चाहता है। इस तस्वीर के साथ जब जियोपॉलिटिकल स्थितियों को देखेंगे तो पता चलता है कि अफगानिस्तान रूस के लिए कितना अहम है, क्योंकि रूस के सहयोगी देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में किसी और देश का दखल बढ़े, जिससे उसके सामरिक हितों को चोट पहुंचे। लेकिन भारत के लिए मुश्किल क्या है? क्या भारत तालिबान के साथ आएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि तालिबान को भारत आतंकी मानता है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ भारत को क्या करना चाहिए? अगर अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखना है और चीन की चाल को काउंटर करना है, तो फिर तालिबान के साथ वार्ता का रास्ता निकालना ही होगा। इसके साथ ही अगर भारत को अफगानिस्तान में अपने इन्वेस्ट को बचाना है, तो भी भारत को बातचीत के टेबल पर आना ही होगा, क्योंकि भारत ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान समेत दक्षिण एशिया में दखल बढ़ाना चाहता है और चीन को काउंटर करने के लिए निवेश बढ़ाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी दबाव के चलते ईरान में चीन का दखल बढ़ गया है। और अब अगर तालिबान के साथ अड़ियल रवैया अपनाने की तरफ भारत बढ़ेगा, तो उससे आने वाले समय में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ेगा और दक्षिण एशिया में व्यापार को और बढ़ाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर बुरा ना लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही जितने आप लोग कमेंट करेंगे, उतना ही वीडियो और ज्यादा सर्कुलेट होगा। इसलिए आप सबसे सहयोग की अपील है कि आप अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में शेयर करता हूं, तो अगर आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नमस्कार।